हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7th का विज्ञान की कार्य पुस्तक का लेसन नंबर 13 गति और समय। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें, अब जो आपकी नई किताब आई है जिसमें अब सिलेबस में से कुछ लेसन काट दिए गए हैं, तो अब यह इसमें नया लेसन नंबर 9 है, यानी 13 की जगह पर अब लेसन नंबर 9 हो गया है। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने अनुभव के आधार पर 5 तीव्र एवं 5 मंद गति करने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। तो हमने जो 5 तीव्र गति करने वाली, जैसे मैंने यहाँ पर हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, बस, कार आदि लिखा है, तो यहाँ मैंने 4 लिखे हैं, एक आप अपनी ओर से लिखना है आपको, तो 5 आपने पूरे करने हैं। इस तरह मंद गति करने वाली वस्तुएं लिखी हैं, जैसे साइकिल, मक्खी, बैलगाड़ी, रोलर। तो इस तरह आप और भी अपनी ओर से एक आधी वस्तु और इसमें ऐड कर दें। तो अब इसके बाद इस बै के बाद सह पार्ट है। सह में हमें दिया हुआ है, तुम यह किस आधार पर तय करोगे कि कौन सी वस्तु तीव्र गति कर रही है और कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है। तो प्यारे बच्चों, हम एक इकाई समय में, एक जैसे 1 मिनट में या 1 घंटे में या 1 सेकंड में उसकी चाल निकाल लेंगे, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो तीव्र गति कर रही है या मंद गति। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जो वस्तु एकांक समय में अधिक दूरी तय करती है, हम कह सकते हैं कि वस्तु तीव्र गति से चल रही है। जो कम दूरी तय करती है, मंद गति कर रही है। यानी 1 घंटे में, 1 सेकंड में, हम 1 मिनट में यह निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कौन सी तीव्र गति कर रही है और कौन सी मंद। इसके बाद अगला प्रश्न है 2 नंबर। यहाँ पर लिखा हुआ है, अपनी किसी एक यात्रा के विषय में निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। तो अ लिखा है यात्रा करने का साधन, तो जैसे मैंने रेलगाड़ी चुन लिया, आप बस, कार, बाइक कुछ भी लिख सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक, तो मैंने लिखा जैसे बठिंडा से दिल्ली तक मैं ट्रेन से गया। यात्रा पूरा करने के लिए लिया गया समय, तो लगभग ट्रेन ने 6 घंटे लगाए और दूरी जो थी उसकी लगभग 300 किलोमीटर थी। तो 1 घंटे में तय की गई औसत दूरी आएगी हमारी 300/6। 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो 50 किलोमीटर की उसकी स्पीड, यानी औसत दूरी उसने 1 घंटे में 50 किलोमीटर तय की। तो अब यात्रा के साधन की चाल, तो चाल हम कैसे निकालते हैं, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय हमने जैसे ऊपर निकाला, 300/600 किया तो काट कर 50 आ गया। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 3 नंबर प्रश्न है, नीचे अ में लिखा है, नीचे समय मापने के कुछ साधन दिखाए गए हैं, तुम साधन समय मापने के लिए इनमें से किस साधन का प्रयोग करते हो। तो हमें यहाँ पर जो ये साधन दिखाए गए हैं समय मापने के अलग अलग, तो आप इनमें से किस साधन का, ये पूछा गया है, समय मापने के लिए प्रयोग करते हो। तो प्यारे बच्चों, ये सबसे पहले दीवार घड़ी है, ये मेज घड़ी है क्योंकि इसको हम मेज पर रखते हैं, अलार्म भी है साथ में। ये डिजिटल घड़ी है, यानी अंकीय घड़ी है, इसमें अंक आते हैं, जो समय है वो अंकों में आता है। तो पहले जो चलती थी रेत घड़ी, इसमें रेत डालकर जैसे जैसे रेत नीचे आता था उससे वो समय का अंदाज़ा लगाते थे। और एक यह जल घड़ी दिखाई है इसी तरह। तो अब हम जो समय मापने के लिए आजकल घड़ियों का प्रयोग करते हैं, तो उनमें ये तीनों घड़ियाँ शामिल हैं। दीवार घड़ी लिख देंगे, मेज घड़ी और डिजिटल घड़ी, ये तीनों लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इन सभी साधनों में क्या समानता है। तो ये जो सभी घड़ियाँ हैं क्या बताती हैं हमें, तो ये सभी समय बताती हैं। इसके बाद अगला है, दीवार घड़ी में कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो हर बार बार होती हैं, ये क्रियाएं कितने कितने समय के बाद दोहराती हैं, किसी भी घड़ी को देखकर बताओ। तो प्यारे बच्चों, जो दीवार घड़ी होती है उसमें जैसे हमें चित्र में दिखाया है, 3 सुइयाँ होती हैं, 1 सेकंड वाली, 1 घंटे वाली और 1 मिनट वाली। तो इन तीनों सुइयों के बारे में हमने लिखना है। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 1 चक्कर पूरा करती है। जो सेकंड वाली सुई है वो 1 मिनट में 1 चक्कर पूरा करती है, यानी 60 सेकंड। मिनट वाली सुई 1 घंटे में 1 चक्कर
यानी मिनट वाली जो सुई है वो पूरा एक चक्कर 1 घंटे में पूरा करती है, और घंटे वाली जो सुई है वो 12 घंटे में एक चक्कर इस घड़ी में पूरा करती है। जैसे वो 12 से चली और दोबारा 12 पर आने में 12 घंटे लगाती है। और एक जो दीवार घड़ी में हमें पेंडुलम दिखाई दे रहा है, ये नीचे इसके जो पेंडुलम है ये हमें दिखाई दे रहा है, ये पेंडुलम। तो पेंडुलम क्या करता है, पेंडुलम भी 1 घंटे के अंतराल के बाद बजता है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर प्रश्न में हमें लिखा हुआ है, खुले मुंह का टीन का एक डिब्बा लो, उसके पैंदे के बीच में कील से एक बारीक छेद कर लो, एक बाल्टी में साफ पानी भरकर डिब्बे को उसमें तैरा दो, छेद से डिब्बे के अंदर पानी भरने लगेगा। अगर डिब्बे में पानी नहीं भरता तो छेद को और बड़ा कर दो। अब अंदर डिब्बे के अंदर से सारा पानी निकाल कर उसे फिर से बाल्टी में पानी के ऊपर तैराओ और डिब्बे के डूबने का समय घड़ी देखकर पता करो। तो जैसे मैंने डिब्बे को डुबोया पानी में, तो यह धीरे धीरे कितने, पहला प्रश्न ही यही है, डिब्बा कितने समय में डूबा, तो यह है 4 मिनट में डूबा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस ब में लिखा है, इस क्रिया को कम से कम 5 बार दोहराओ, प्रत्येक अवलोकन के पहले डिब्बे में से सारा पानी जरूर निकाल देना। क्या हर बार डिब्बा लगभग बराबर समय में डूबता है? तो हाँ, लगभग बराबर समय में डूबता है। जैसे पहली बार 5 मिनट में डूबा, फिर 4 में, फिर 5 में, फिर 4 में, फिर 5 में, तो लगभग यह 4 से 5 मिनट में बराबर से समय में डूब रहा है। डिब्बा डूबने की औसत समय, अगला प्रश्न है, डिब्बा डूबने की औसत समय क्या है? तो अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 22/5 यानी 4.5 यानी लगभग 4.5 मिनट इसकी औसत आ रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस औसत समय के बराबर समय की अवधि नापने के लिए इस डब्बे का उपयोग कर सकते हैं क्या? इस समय के, तो हाँ, अगर 4 या 5 मिनट नापने हैं तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर, इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे 4 दोलक दिए गए हैं, इन्हें देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। किस दोलक का दोलन काल सबसे अधिक होगा? तो जिसकी रस्सी सबसे अधिक होगी प्यारे बच्चों, उसका दोलन अधिक होगा। यानी वो जो एक दोलन पूरा करने में यहाँ से अगर हम देखें तो एक साइड से मान लीजिए यहाँ से वापस यहाँ और फिर वापस यहाँ आने में सबसे ज़्यादा समय ग लेगा, तो ग की रस्सी लंबी है। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पे लिखा है, इसके बैक पार्ट में एक दीवार घड़ी धीमी चलती है, बताओ घड़ी सुधारने वाला उसके दोलन की लंबाई घटाएगा या बढ़ाएगा? अगर हमने घड़ी का समय कम करना है तो उसकी लंबाई को हम घटाएंगे, यानी तेज चलने लग जाएगी। अब अगला प्रश्न लिखा हुआ है, एक टोली को समय और दोलन का प्रयोग करना है, उसमें एक दोलन किसे माना जाए, इस पर विवाद हुआ। तो यहाँ पर ये हमें दिखाया गया है, जैसे यहाँ से जो ग से अगर मान लीजिए उसने यहाँ क पर लाकर छोड़ दिया, तो क से जब ये वापस ख पर जाएगा और ख से जब ये वापस क पर आएगा तो एक दोलन पूरा होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, टोली के अलग अलग छात्रों के मत निम्नलिखित थे, चित्र को देखकर निम्न में से तय करो कि किससे एक दोलन माना जाए और क्यों। क से ख तक, तो क से ख तक ये जो है यहाँ तक आधा चक्कर हुआ है, आधा दोलन हुआ है, इसलिए ये गलत है। अगला है, क से ख तक जाने और वापस क तक आने में, तो अब क से पहले ख तक गया और ख से फिर वापस क तक आया, तो ये उसने एक दोलन पूरा कर लिया, ये सही है। आगे है, ग से ख तक, ख से क तक और क से ग तक, तो ये भी सही है, क्योंकि अब उसने जो क्या किया है वो ग से चलना शुरू कर रहा है, ग से ख तक, ख से ग तक, क तक और क से ग तक, तो ये उसका एक चक्कर पूरा हो गया, ये भी भी सही है। अब अगला देखते हैं, अगले में यहाँ पर लिखा हुआ है, ग से क और क से ख तक, तो आइए देखें, ग से क, तो ग से क और क से ख तक, तो ये पूरा चक्कर नहीं हुआ है,
ये चक्कर का 3/4 हिस्सा ही हुआ है। अगर ख से ग तक वापस आता तो उसका चक्कर पूरा होता, इसलिए ये भी उसका गलत उत्तर है, ये भी उसका टोली का गलत जवाब है। प्रश्न नंबर 8 में हमें दिया हुआ है लगभग 2 मीटर लंबे धागे के एक सिरे पर पत्थर अच्छी तरह से बांध लो। इस पत्थर को दरवाजे की चौखट में लगे सांगल में के कुंडे से लटका दो। अगर वहां कुंडा ना हो या कुंडा ढीला हो तो चौखट में एक कील ठोक कर उसे धागा बांध लो। पत्थर को एक और थोड़ा हटाकर छोड़ लो। ऐसा करने पर दोलक क से ख तक जाना और वापस क तक आना एक दोलन माना जाता है। यह ध्यान रखें कि दोलक को धक्का देकर नहीं चलाना, बस एक तरफ को थोड़ा हटाकर छोड़ देना है। तो आगे जो हमें एक्टिविटी में इसमें लिखा हुआ है प्रश्न, तो यहाँ पर लिखा है पता लगाइए कि दोलन आपके दोलन को एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगा। तो मान लीजिए उससे 2 मिनट लगे। तो ख में ब में लिखा क्या आप दोलन काल नापने में कोई कठिनाई है, यदि हाँ तो क्या। एक दोलन जल्दी पूरा हो जाता है और हम आसानी से नहीं नाप पाते। तो एक जैसे यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस आया, ये जल्दी पूरा हो जाता है। तो इतने में हम घड़ी पर भी पूरी तरह से ध्यान नहीं रख पाते। अब आगे एक साथ 10 दोलनों का समय नापो और दोलन को 10 दोलन करने में कितना समय लगा। तो हमने 10 दोलनों को इकट्ठा बारी बारी से गिन लेने हैं। जब 10 दोलन होंगे तो उसमें 20 मिनट लगे, हमने नोट कर लेने हैं। आपके जितने भी लगे तो आपने 20 दोलनों में नोट कर लेने हैं। तो अगला जो है ऊपर दिए गए यहाँ लिखा हुआ है द में ऊपर दिए गए नाप के आधार पर बताओ कि एक दोलन में औसतन कितना समय लगा। तो एक दोलन में लगा समय हम कैसे निकालेंगे, कुल दोलन 20 बटा लगा समय, तो 2 मिनट एक दोलन में औसतन समय आ गया है। अब अगला जो प्रश्न है यहाँ लिखा हुआ है दोलन द्वारा 20, 30, 40, 50 दोलन करने में लगा समय को अलग अलग नापो और उसे अपने आंकड़े नीचे बनी तालिका में लिखो। तो यहाँ पहले 20 दोलनों के लिए 40 मिनट, फिर 30 के लिए 60, 40 के लिए 80 और 50 के लिए 100, ये आपने लिख लेना है। फिर इनका औसत दोलन काल निकालना है। 40 को 20 से डिवाइड किया तो 2 मिनट यहाँ लिख देना है। फिर 60 को 30 से डिवाइड किया तो 3 मिनट आ गया, सॉरी यहाँ पर भी 2 मिनट आएगा, तो ये 2 मिनट आ गया है। अब अगला जो है 40 को 80 से डिवाइड किया तो 2 मिनट आया और 50 को 100 से डिवाइड किया तो भी 2 मिनट आया। तो ये जो दोलन काल लिखा हुआ है ये एक एक का उसने अलग से हो सकता है गिना हो। तो ये एक एक का जो आया है एक दोलन के, जैसे उसके 4 मिनट लगे हों, एक के 3 लगे हों, एक के 2 लगे हों, पर जब उसने इकट्ठा टाइम नोट किया तो ये आया। तो अब अगला जो 9 नंबर प्रश्न है इसमें हमें दिया हुआ है जिस बिंदु से दोलक को लटकाया है उस बिंदु और पत्थर के बीच की दूरी को दोलक की लंबाई मानो। दोलक की लंबाई 20 सेंटीमीटर रखकर 10 दोलन का समय नापो। इस क्रिया को 3 बार दोहराओ और 50 दोलन में लगे समय की औसत निकालो। अब दोलक को की लंबाई 10-10 सेंटीमीटर बढ़ाकर इस क्रिया को दोहराओ। इस क्रिया को तब तक करते जाओ जब तक दोलन की लंबाई 50 सेंटीमीटर ना हो जाए। तो प्यारे बच्चों पहले हमने 20 सेंटीमीटर जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है आपके लिए, तो पहले 20 सेंटीमीटर धागे की लंबाई लेकर हमने 20 सेकंड दोलन का समय जो है दोलन का समय 10 दोलन का समय निकाला, वो 20 सेकंड आ गया। तो अब एक दोलन का समय निकालने के लिए हम 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यह 1 सेकंड आ जाएगा, एक औसत दोलन काल। अब फिर 30 सेंटीमीटर लंबाई करके 10 दोलनों का समय नोट किया तो वो 40 सेकंड आया। तो अब हमने 40 को 30 से डिवाइड करके औसत दोलन काल उसका 1.3 सेकंड आया, यानी 1 सेकंड से थोड़ा सा ऊपर आया। अब 40 लंबाई करके जब हमने फिर 10 दोलन का समय निकाला तो ये 60 सेकंड आया। तो अब हमने 60 के साथ 40 को डिवाइड करके औसत समय निकाला तो ये लगभग 1.5 सेकंड आया। अब इसके बाद अगला जो नेक्स्ट है हमने जो है 50 सेंटीमीटर लंबाई कर दी और 10 दोलनों को मापा तो उसका समय 100 सेकंड आया। तो हमने 100 को 50 से डिवाइड कर दिया तो औसत दोलन काल 2 सेकंड आया। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे यहाँ पर लंबाई बढ़ रही है और उसका औसत दोलन काल भी बढ़ रहा है।
तो हम लिख देंगे यहाँ पर प्रश्न में दोलक की लंबाई बढ़ने से दोलन काल पर क्या असर पड़ता है, तो हम लिख देंगे दोलन काल बढ़ जाता है। दोलन काल जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है दोलन काल बढ़ता जाता है। अगला जो प्रश्न है 2 सेकंड वाले लोलक वाले दोलन काल वाले दोलक की लंबाई कितनी होनी चाहिए, अपनी तालिका के आधार पर अनुमान लगाकर बताओ। तो उसकी लंबाई हमने ये लास्ट वाला 50 सेकंड रखी थी। जिस दोलक के समय को सेकंडों से आसानी से नाप सकते हैं उस सेकंड का दोलक उसे सेकंड का दोलक कहते हैं। तो अगला जो प्रश्न है 10 नंबर, उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर में हमें यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक खरगोश की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो फिर मीटर प्रति सेकंड में उसकी चाल कितनी होगी। तो उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर को हमने मीटर में बदलना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 के साथ हमने 50 को गुना कर दिया, तो ये 50 गुना 1000 हो गया। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 को 60 के साथ हम गुना करेंगे। तो दोबारा से देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसको गुना करेंगे तो ये 3600 सेकंड हो जाएगा। यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड से हम यानी 3600 से गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको। तो ये 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट गई और 36 और 50 को काटा, फिर इसके साथ 9 5 10 के साथ काट दिया, तो ये काट कर 125 गुना 5 125/9 हमारा आ गया मीटर प्रति सेकंड। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 13.8 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इसी तरह अगले सम में हमने करना है जो 1 घंटे में 550 किलोमीटर की दूरी एक ट्रेन तय करती है, ट्रेन की चाल किलोमीटर में, घंटा में कितनी हुई, मीटर सेकंड में उसकी चाल कितनी हुई। तो समय 5 घंटे है, दूरी 550 है, तो चाल हम निकालेंगे दूरी बटा समय यानी 550/5, इसको काटेंगे तो ये 110 आ जाएगा। 110 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी जो है दूरी की चाल आ गई है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसी तरह से किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 के साथ गुना किया और 3600 से हमने इसको 3600 से डिवाइड किया, तो यह 275/9 आ गया। अब इसका दशमलव में निकालेंगे तो ये 30.55 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, यानी लगभग 30 मीटर प्रति सेकंड के आसपास इसका उत्तर आएगा। अब 11 नंबर है अपने घर से बाजार के लिए निकली राधा की यात्रा के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं। समय मिनट में और तय की गई दूरी, यह समय दिया हुआ है और यह उसके द्वारा तय की गई दूरी दी है। तो अब हमें प्रश्न में लिखा हुआ है नीचे इस तालिका को देखकर राधा की औसत चाल क्या थी। अ में हमसे औसत चाल पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले देखें उसने जो कुल दूरी है वो कितनी तय की और उसे कुल कितना समय लगा। तो आप देखें यहाँ पर अगर तो जो राधा है 2 मिनट पर उसने चलना स्टार्ट किया, 2 मिनट पर उसकी दूरी 60 थी। तो अगर 16 पर हम देखें तो वो 540 पर पहुंच गई। तो उसके द्वारा कुल दूरी है जो हम 60 को 540 में से घटा देंगे तो 480 किलोमीटर आ जाएगी। और इसी तरह अगर 16 में से 2 को हम माइनस कर दें तो ये लगा समय आ जाएगा 16 - 2 14 मिनट उसका लगा समय आ जाएगा। अब हम इसको 480 को 14 से डिवाइड करेंगे तो जो उसके द्वारा लगा कुल समय है उसकी औसत चाल है वो आ जाएगी। तो 480/14 करके हम इसको जब काटेंगे तो ये 240/7 आ जाएगा और दशमलव में 34.2 किलोमीटर प्रति मिनट इसकी चाल आ जाएगी, क्योंकि ये मिनटों में समय दिया हुआ है हमें। इसके बाद अगला प्रश्न है क्या राधा लगातार एक ही चाल से चलती रही। तो ये पूछा है ब में हमें, क्या राधा एक ही चाल से चलती नहीं, उसकी चाल है जो वो बदलती रही है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, यहाँ अगर हम देखें तो 8 मिनट पर वो 360 पर थी, 10 पर भी 360 और 12 पर भी
360। तो इस तरह वो उसकी चाल कुछ समय के लिए रुक भी गई है, जहाँ पर वो ठहर गई है। तो अगला प्रश्न है, यात्रा किस हिस्से में राधा की चाल सबसे अधिक रही? यात्रा के किस हिस्से में? तो यात्रा के जो शुरू के जो पहले 4 से लेकर अगर आप देखें 6 तक उसने 120 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर 6 से 8 तक देखें तो फिर 120 किलोमीटर की, और बाकी समय देखें तो यहाँ पर वो खड़ से रुक से गई। और अगर 12 से 14 में देखें तो इस 12 से 14 में देखें तो उसने 90 किलोमीटर की दूरी तय की, और 450 से 540 में देखें तो ये भी 90 है, और शुरू के 2 मिनट में देखें तो ये 60 है। यानी 4 से लेकर अगर हम 8 के बीच में देखें ये दूरी 120 किलोमीटर की औसत से उसने तय की है। तो इसमें हम यहाँ पर लिख देंगे, राधा 4 से लेकर 8 मिनट तक 120 से 360 के बीच में जो दूरी तय की वो उसमें अधिक थी उसकी चाल। क्या वो रास्ते में दोपहर रुकी? यदि हाँ तो कितना समय? तो जैसे हमने ऊपर देखा तो वो 8 से लेकर 12 मिनट तक यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी चाल रुकी रही है 360 पर। तो 8 से लेकर 12 तक वो रुकी रही है। कितने समय के लिए पूछा है तो माइनस कर देंगे 12 में से 8, 4 मिनट के लिए। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। इसमें हमें लिखा हुआ है, सीता की घर से स्कूल तक की यात्रा के आंकड़े तालिका में दिए हैं। अब इन आंकड़ों की सहायता से समय व दूरी का ग्राफ बनाओ। तो यहाँ पर समय दिया है 2 मिनट, 4, 6, 8, 10, 12, और यहाँ तय की दूरी दी है 2 मिनट में 120, 4 में 240, 6 में 360, 8 में 480, 10 में 600 और 12 में 720। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा ग्राफ बनाया था। आपको अब हम ये ग्राफ पेपर पर बनाकर दिखाते हैं। जैसे ये मैंने बनाया है, तो ये ग्राफ पेपर पर कैसे बनाना है। सबसे पहले आप ग्राफ पेपर पर 2 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 लाइनें इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये थोड़ी ऊपर करके लगा लेते हैं। इस तरह से आपने एक्स और वाई एक्सिस लगानी है। इसको पूरे पेज को आपको दिखाते हैं। तो ये मैंने एक्स एक्सिस और ये मैंने वाई एक्सिस 2 लाइनें लगा दी हैं। यहाँ से सीधी लाइन लगानी है, अपने इस लाइन के ऊपर लगानी है। तो इस तरह अब हम यहाँ पर नीचे जो है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर समय लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। तो ये 10 थोड़ा सा इधर हो गया। अब यहाँ पर दूरी लिखेंगे। पहले ये जो लाइनें मैंने लगाई हैं, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहली ये जो दूरी आप इस साइड में जो आपके ग्राफ की स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो यहाँ पर पहले 2 में 120 है, तो पहले नंबर पर हम 120 लिखते हैं। दूसरे में 240 लिखेंगे आप, तीसरे में 360, और 4 नंबर पर आप यहाँ पर 480 लिखेंगे, और 5 पर है, ये इधर लिख देता हूँ मैं, जगह कम है, 600, और ये जो y के बिल्कुल साथ में यहाँ पर 720 आपने लिख देना है। तो पहले जो 2 में 120 है, तो हम यहाँ से 2 से 120 को मिला देंगे यहाँ पर, और इसके बाद 4 में हमारा 240 है, तो 4 को बढ़ाएंगे और इधर 240 आ जाएगा, ये वाला बिंदु आएगा। और 6 पर हमारा 360 है, तो 6 और 360 को आपस में मिलाएंगे। और 8 पर हमारा 480 है, तो 8 और 480 को आपस में मिलाएंगे, तो ये बिंदु आ जाएगा। और ये मैंने सभी सर्कल लगा दिए इन पर आपको दिखाने के लिए। अब 8 पर 600 है, तो 8 और 600 को मिलाएंगे, तो ये वाला बिंदु आ जाएगा हमारा। और इसके बाद 12 और 12 के सामने ये आपको दिख रहा है 720 है, तो आपने सीधी लाइनें लगानी है स्केल से। मेरी लाइन बिंगी हो गई, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, तो ये 720 के साथ मिला देंगे आप। तो इस तरह से ये जो पॉइंट आ गए हैं, यहाँ से आपने शुरू करके इनकी एक लाइन मिला देनी है। तो ये आपका जो है दूरी समय ग्राफ है जो बन जाएगा। तो इस तरह से आपने इस ग्राफ को ग्राफ पेपर पर बनाना है। तो आइए अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पहले पढ़ना था, ये बाद में पढ़ रहा हूँ, आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। तुमने पिछले वर्ष, ये मैंने पहले पढ़ना था ग्राफ बनाने से, अब आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तुमने पिछले वर्ष ग्राफ बनाना सीखा था। इस ग्राफ को बनाने के लिए तुमने समय एक्स अक्ष
और तय की गई दूरी को वाई अक्ष पर बनाएंगे। अपने ग्राफ कागज पर एक्स और वाई अक्ष मानकर दोनों अक्षों के पैमाने तय करो। ये पैमाना ग्राफ पेपर के ऊपर दाईं ओर कोने पर लिखो। अब आंकड़ों के अनुसार 2 मिनट समय और 120 मीटर दूरी का ग्राफ पर बिंदु अंकित करो और इसी प्रकार शेष 5 बिंदु भी ग्राफ पर बनाओ। इन सभी बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा स्केल की सहायता से खींचो। यह ग्राफ सीता के घर से स्कूल की गति का ग्राफ है। अपने द्वारा बनाया गया ग्राफ तय की गई दूरी और समय के ग्राफ है, ना कि यात्रा के रास्ते। इन्हें कभी भी रास्ते समझकर मत गड़बड़ा जाना। तो ये मैंने जो आपको ग्राफ पे बना के दिखाया वही इस ग्राफ के बारे में लिखा है, आपने कैसे बनाना है। तो एक विशेष बात यहाँ पर जो लिखी हुई है, इसने हमें पैमाना बोला है। अभी आपने पैमाना ऊपर साइड में लिखना है। तो पैमाना हमने जो लिया एक्स अक्ष पर, जो नीचे की तरफ हमने यहाँ लगाए थे 2, 4, 6 ऐसे लगाए थे, तो 0 था पहले। तो हमने 1 सेंटीमीटर जो है एक्स अक्ष आपने लिखना है, अक्ष एक्स पर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मिनट। तो एक्स अक्ष पर आपने 2 मिनट लिख देना है, क्योंकि हमने इसको 2 मिनट के बराबर लिया है। एक्स अक्ष पर ये 2 है, जो 4 है ये 6 है। तो इस तरह जो वाई अक्ष है, जो इस तरह से आपने लाइन लगाई थी, इस पर हमने पहले 120 लिखा था। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर, 2 सेंटीमीटर पर हमने 240 लिखा था। तो इसका मतलब है कि हम 1 सेंटीमीटर वाई अक्ष पर आपने लिखना है, जो पैमाना आपने वहाँ ग्राफ पर वाई अक्ष पर आपने लिख देना है 1 सेंटीमीटर बराबर 120 मीटर दूरी। 120 मीटर दूरी ली थी, तो इस तरह आपने पैमाना भी लिखना है। अब अगला प्रश्न है, आप देखिएगा यहाँ पर 13 नंबर में हमें यहाँ लिखा हुआ है, चित्र के ग्राफ को देखकर अंक पढ़े बिना बताओ। चित्र के ग्राफ को देखकर अंक पढ़े बिना बताओ। तो हमें यहाँ नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। ये ग्राफ में हमें 2 पर्सन दिखाए हैं, लच्छू और नंदू। ये दूरी दी है मीटर में और ये समय दिया है एक्स अक्ष पर। तो पहला प्रश्न हमसे पूछा है, लच्छू और नंदू में किसकी चाल ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें ये पूछा है लच्छू और नंदू में किसकी चाल ज़्यादा है। तो अगर हम देखें ग्राफ को, तो नंदू और लच्छू में से नंदू की चाल ज़्यादा है। अब आप देखेंगे कि भी ये कैसे ज़्यादा है। तो ग्राफ में जो हमें यहाँ से समझ आ रहा है, भी जो ये दूरी है 700 मीटर की, ये दूरी है जो नंदू है उसने लगभग 5 मिनट में, 4.5 मिनट में तय कर ली, और लच्छू ने इसको तय करने में 7 मिनट का समय लिया है। तो इसलिए जो लच्छू है उसकी जो चाल है वो कम है और नंदू की चाल अधिक है, क्योंकि उसने जल्दी दूरी तय कर ली। अब अगला प्रश्न है, लच्छू ने घर से स्कूल तक जाने में कितने समय में दूरी तय की। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ये लगभग 7 मिनट बन रहे हैं। तो लच्छू ने 7 मिनट में 720 मीटर की दूरी तय की। तो अब हमने उसकी चाल निकालनी है। नंदू की चाल क्या है। तो नंदू की जो नंदू की चाल है उसने लगभग जो है, ये यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने। तो आप अगर नंदू की जो समय देखें, तो यहाँ से नंदू को लगभग 5 मिनट लगे हैं और लच्छू यहाँ पर 7 बार आ रहा है। तो हमने 5 से डिवाइड करना था, जो मैंने यहाँ पर गलती से 6 से डिवाइड कर दिया 720 को। अब 720 को आप डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 5 एकम 5 और 2 बच के 22 बन गए और 4 5 20। तो ये लगभग जो है 140। आइए एक बार फिर से काटते हैं। 5 एकम 5, 2 बच गए 22 बन गए, 4 5 20 और फिर 2 बच गए 20 बन गए, 4 5 22। तो ये लगभग 144 मिनट पर मिनट उसकी चाल, नंदू की चाल आएगी। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ। इस प्रश्न में लिखा हुआ है, मोहन और सोहन अपने स्कूल से बाजार में रम्मू हलवाई की दुकान पर जाना चाह रहे थे। जैसे ही वे स्कूल से चले उसी समय गुरुजी ने सोहन को रोक लिया। मोहन अकेला ही चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद सोहन दौड़कर मोहन से मिल गया और फिर कुछ देर तक साथ साथ चलने के बाद दोनों बाजार में रम्मू हलवाई की दुकान पर
पहुँचे और वहाँ मिठाई खाने बैठ गए। यह पूरी प्रक्रिया ग्राफ द्वारा दिखाई गई है। ग्राफ की में दोनों की गति अलग अलग संकेत से दर्शाई गई है। तो यहाँ पर अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो इस ग्राफ में दोनों की जो आपको जो गति है वो दिखाई गई है। जैसे ये यहाँ पर दूरी मीटर में है इस ग्राफ में और एक्स एक्सिस पर समय दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस ग्राफ को जो अगर आप देखें तो ये सोहन और मोहन के लिए अलग अलग, सोहन के लिए ऐसे और मोहन के लिए सॉरी इस तरह से, और सोहन के लिए ये जो काले डिब्बे वो सर्कल बनाए हैं ये सोहन के लिए हैं। तो इस ग्राफ में पहला प्रश्न था चलते समय मोहन की चाल प्रति मिनट कितनी थी। तो मोहन की चाल निकालने के लिए अगर हम इस ग्राफ को ऊपर देखें तो ये जो मोहन है यहाँ से चला है इस तरह इस लाइन पे और यहाँ तक ये पहुँचा है। तो ये लगभग यहाँ इसका जो दूरी है इसने 3000 किलोमीटर तय की है और समय जो नीचे है वो 55 मिनट है। तो मैंने इसको जो इसकी चाल है निकाल दी है 3000 डिवाइड 55 करके, ये 54.54 मीटर प्रति मिनट इसकी चाल आ गई है। अब अगला प्रश्न था सोहन को गुरुजी ने कितनी देर के लिए रोका। तो अब सोहन यहाँ अगर इसके मुताबिक देखें तो ये 10 पर यहाँ से चलना शुरू करता है, तो लगभग गुरुजी ने उन्हें 10 मिनट के लिए उसको रोका है। अब अगला प्रश्न है जो इसमें लिखा हुआ है मोहन से मिलने से के पहले सोहन कितनी देर तक दौड़ा। तो अब अगर इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करें तो यहाँ पर अगर आप देखें ये जो सोहन की लाइन यहाँ 10 से शुरू हो रही है, तो ये मोहन से मिलने से पहले अगर ये देखिए हम मोहन जो है यहाँ पर जो मोहन है ये यहाँ पर ये दोनों मिले हैं। तो अगर हम देखें तो ये इस लाइन को अगर हम नीचे लेके जाएं, यहाँ जो दोनों मिले हैं तो इस लाइन को नीचे लेके जाएं तो ये 20 के आसपास जा रही है। यानी 10 से चलना शुरू किया और उसने 20 तक 10 मिनट तक वो दौड़ा। मोहन से मिलने से पहले सोहन 10 मिनट तक वो दौड़ा। तो मैंने यहाँ 10 मिनट लिख दिया। अगला 2 है दौड़ते समय सोहन की चाल प्रति मिनट कितनी थी। तो अब अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो ये लगभग यहाँ तक जो सोहन दौड़ा है तो ये इसकी इस लाइन पे अगर देखें तो ये लगभग 900 के करीब आ रहा है। तो मैंने इसकी दूरी है जो 900 मान ली है और जो 10 मिनट तक ये दौड़ा है उससे डिवाइड करके इसकी चाल निकाल दी है। 900 डिवाइड 10 तो ये 90 मीटर प्रति मिनट इसकी चाल आ गई। अब अगला है सोहन मोहन को कितनी दूरी पर मिला। तो ऑटोमेटिक जो 900 मीटर की दूरी यहाँ शो हो रही है तो 900 मीटर दौड़ने के बाद वो उसको मिला है। दोनों कितनी दूर तक साथ चले। तो ये जो प्रश्न था इसमें थोड़ी क्लैरिटी कम थी क्योंकि दोनों कितनी देर साथ चले। तो अब आप इस ग्राफ को देखें तो यहाँ तक ये डॉटर जो काली लाइन लगी हुई हैं, इसके बाद इसकी जो लाइनें हैं इसके ऊपर इसकी भी किसी तरह से वो शो करनी चाहिए थी। तो अगर आप इसके साथ अगर यहाँ से दोनों को साथ चलता हुआ मान लें 900 से, तो ये अगर ये साथ ही चले हैं दोनों तो यहाँ तक 3000 तक ये साथ चले हैं। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ तक अगर वो साथ चले हैं तो इसके बाद आगे जो है मोहन अकेला दौड़ा है और सोहन यहाँ पर अगर हम मान लें यहाँ पर दोबारा से 40 पर आके रुक गया है तो ये सवाल सही हो सकता है। तो मैंने इस तरह इसको मान के यहाँ से यहाँ तक ये सम सही किया है। भी दोनों साथ में चले हैं तो अगर दोनों साथ में चले हैं तो आप देख लें 3000 की दूरी थी, जो 3000 में से 900 माइनस कर देंगे, 900 वो अकेला दौड़ा तो 2100 मीटर यानी 2100 मीटर वो साथ जोड़े। तो अब मैंने जैसे समय आपको बताया तो 40 अगर मान लें हम 40 मिनट तक वो साथ चले तो 20 मिनट से उसने चलना आरंभ किया इकट्ठा और 20 तक 40 तक वो साथ चले। जैसे ये ग्राफ में आप एक बार फिर से देख लें, यहाँ से अगर वो 20 मिनट से यानी यहाँ अगर यहाँ आकर वो साथ चलना शुरू हुआ यहाँ से 20 से और वो 40 मिनट तक साथ चले, तो यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक 40 तक वो साथ चले। अगर हम ये मान लें तो समय हमारा ये है 20 मिनट आ जाएगा। हमने जैसे यहाँ पर माइनस करके 20 मिनट निकाल दिया है, अपने 40 में से 20 को माइनस कर देना है।
तो इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज पूरी करनी है। ये जो अध्याय है गति और समय पूरा करना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। थैंक यू वेरी मच।